अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। और एक्शन की जब बात करें तो आजकल तो शाहिद अफरीदी का एक्शन जो है वो हर तरफ फैला हुआ है। इस मरतबा उन्होंने क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि क्रिकेट के ऊपर एक किताब लिख के क्रिकेट में भूचाल बर्पा कर दिया है। उनकी तनकीद का निशाना ज़्यादातर अपने ही खिलाड़ी यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ही बने। साथ ही साथ उन्होंने एज के मुतालिक इंकशाफ किया तो एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया। साथ साथ उन्होंने बहुत सारे सीनियर्स के मुतालिक कहा कि मैंने अगर तनकीद किया है तो बहुत सारों के मुतालिक तारीफ़ भी की है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, आपने शाहिद अफरीदी को सुना कि उन्होंने किस तरीके से सफाइयाँ पेश की। उमर हो या जावेद मियाँदाद पर तनकीद हो या फिर वकार यूनुस पर तनकीद हो, सबको उन्होंने जो है वो डिफेंड करने की कोशिश की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल भी मौजूद है। चलते हैं कामरान अकमल की तरफ। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के जरिए। कामरान, वेलकम करेंगे आपको। क्या कहेंगे, शाहिद अफरीदी लंबा अरसा आपने उनके साथ खेला है, उनके अंडर भी खेला है। उनकी किताब गेम चेंजर ने बड़े इंकशाफात किए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। देखिए, ये तो उनका अपना ओपिनियन है जो उन्होंने प्लेयरों के मतलब लिखा है, लेकिन हमारी नज़र में बड़ी रिस्पेक्ट है सबकी। शाहिद भाई की भी उतनी है, जावेद दी ग्रेट जावेद भाई उनकी भी उतनी है, विक्की भाई की भी उतनी है। एज ए प्लेयर जब वो खेलते थे, आउटस्टैंडिंगली फास्ट बॉलर, पाकिस्तान को जैसे उन्होंने संभाला और जैसी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान के लिए अमेजिंग है। एज ए कोच वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं थे जो पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे गई है। उन्होंने कई प्लेयरों को क्रेडिट भी दिया, देना भी चाहिए। शाहिद भाई के साथ जो भी खेले, जो भी खेलता है एक दूसरे के साथ, जब उस किताब लिखता है तो लॉन्चिंग होती है तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, वो डाली जाती हैं जो ज़िंदगी में गुजरी होंगी। लेकिन ये जो बाकी टीम के मतलब लिखा है वो मेरे ख्याल से खुद बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उनका और शाहिद भाई का मैटर है। लेकिन ये है कि जो क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ है एज ए कोच विक्की भाई ने, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मतलब आप शाहिद अफरीदी के इस स्टांस के साथ खड़े हैं कि उन्होंने कहा कि वकार यूनुस जो हैं वो बतौर कोच जो है टेरिबल थे, टेरिबल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो आप इस स्टांस को सपोर्ट करते हैं शाहिद अफरीदी के? देखिए, ये तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि लेजेंड है हमारे। मैंने कहा ना कि वो एज ए प्लेयर तो आउटस्टैंडिंग, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, इवन पूरी दुनिया का, वर्ल्ड क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। एज ए कोच, हर कोच मेरे ख्याल से जब प्लेयर होता है तो एज ए कोच भी अच्छा नहीं हो सकता, उनसे भी गलतियां होती हैं। हर इंसान में गलतियां होती हैं। शायद भी ने खुद कहा, मैं भी इस पे इत्फाक करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए। लेकिन ये है कि जब उनको मौका मिला उस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए वो ठीक नहीं थे। जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे प्लेयर्स बाहर हुए हैं जो खेल सकते थे और लंबा, वो उन्होंने नहीं कैरी ऑन किया उनके साथ। और आज देखें टीम हमारी नंबर 6 पे है। उसके साथ मैं उन कप्तानों को भी ब्लेम दूंगा जो उनके अंडर कप्तान थे, जिन्होंने काम किया पाकिस्तान टीम के साथ। और मैं समझता हूँ सिर्फ विक्की भाई नहीं, उनके साथ कप्तानों को भी उतना ही कसूरवार है। तो जिस तरह कामरान आप कह रहे हैं कि कप्तान भी उतने ही कसूरवार हैं, तो शाहिद अफरीदी भी उनके अंडर ही जो है वो कप्तानी कर रहे थे। यानी कि आपने जिस तरीके से कहा कि बाज़ क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकते थे, वकार यूनुस की कोचिंग की वजह से वो नहीं खेल सके, तो क्या नाम बता सकेंगे? और क्या शाहिद अफरीदी भी फिर उसमें बराबर के जिम्मेदार हैं क्योंकि कप्तान तो वो थे? देखिए, मैं शाहिद भाई इतना लंबा टर्न्योर रहे नहीं, और विक्की भाई का और शाहिद भाई का आपके सामने रिलेशन आपको पता ही होगा। अच्छी पॉलिसी पे शाहिद भाई नहीं मान, जो शाहिद भाई एज ए कप्तान कह रहे होंगे, वो खुद बड़ा नाम है, वो कप्तान रहे हैं पाकिस्तान टीम के, वो नहीं माना होगा उन्होंने कोई भी बात, तो इसलिए शाहिद भाई के और विक्की भाई का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, इतना अरसा रहे नहीं। बाकी जो रहे हैं मेरे ख्याल से वो, उनको भी मैं उतना ही बोलूँगा कि ये ठीक नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये है कि मैं भी उस सिस्टम से गुजरा हूँ। नहीं, जो भी उनके अंडर रहे हैं, मिसबा की बात नहीं, बाकी भी जो मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे ख्याल से पूरी टीम मैनेजमेंट उस वक्त जो थी उनका कसूर मैं बोलूँगा। सिर्फ एक कोच पे मैं ब्लेम नहीं करूँगा कि कोच की वजह से हुआ है, उसमें कप्तान भी आते हैं, सिलेक्टर्स भी आते हैं, सीनियर प्लेयर्स भी आते हैं जो कंटिन्यू रहे हैं। ये बता दें कि आपने कहा कि कुछ लड़कों के करियर जो हैं वो लंबे हो सकते थे, लेकिन वकार यूनुस की कोचिंग की वजह से या उन्होंने जो रवैया अपनाया उस वजह से उनके करियर जो है वो कम हो गए। क्या नाम लेंगे उन खिलाड़ियों के? कम से कम उनके साथ तो स्टैंड करें जिनके करियर आप समझते हैं कि लंबे हो सकते थे लेकिन महदूद हो गए। देखिए, मैं उनके साथ बिल्कुल स्टैंड करता हूँ। मैं तो नाम भी ले लें। जैसे लाइक शुएब भाई थे, रजाक भाई थे, यूसुफ भाई थे। यूनुस भाई इन आउट होते रहे हैं,
जी बिल्कुल। और रज़ाक भाई थे, यूसुफ भाई थे, शुएब भाई थे, उमर गुल था जो चल सकता था, उसको इन आउट करके हमारा बेस्ट बॉलर था रिवर्स स्विंग का, उसने परफॉर्मेंस भी दी इतनी, उसको देखे बिल्कुल साइड लाइन। फिर इरफान था, इरफान को भी इन आउट ज़बरदस्ती खिला के इंजर्ड कर दिया, फिर सडनली एकदम टीम से बाहर कर दिया। असद शफीक जैसे 2011 में सेटल हुआ था नंबर 3 पे वर्ल्ड कप में, उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर के उसका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे करके आज वो कहीं पे भी नज़र नहीं आता। फवाद आलम देख ले, आपके सामने हैं। फिर कहाँ गए लड़के? हफीज़ को ओपन से लेके मिड ऑर्डर बनाने वाले कौन है, वो पूछने वाला कोई नहीं है। कौन पूछेगा? कोई भी नहीं। लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हुई। ये प्लेयर्स वो थे जो लेजेंड थे, 2-2 3-3 साल और खेल सकते थे। 2011 से लेके 2015 तक ओपनर कोई नहीं तैयार किया। जाके पहले मैच में यूनुस भाई से ओपन करवा ली, उन्होंने ओपन की नहीं। एक बार की थी 2004 में इंडिया के खिलाफ कलकत्ता में, जो मेरा पहला टूर था। अब 2015 के बाद उन्होंने उनको ओपन करवा दी। फिर बिलाल आसिफ, जो मैं समझता हूँ कि 8वें नंबर पे भी बैटिंग ठीक नहीं कर सकता, एज ए बॉलर बहुत अच्छा है, उसको ओपन इंग्लैंड के खिलाफ करवा दी। ये चीज़ें सारी नज़र आती हैं। मैं हैरान हूँ कि हमारे जो थिंक टैंक है, जो हमारे पीसीबी है, वो पूछता नहीं है इन कोचों को, कप्तानों को, यार आप ये कैसे डिसीजन ले लेते हो सडनली, जिसका टीम लड़के को भी नुकसान होता है, टीम को भी नुकसान होता है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, स्टैंड भी कर रहे हैं और ओपनली बता रहे हैं, अच्छा है कि नेशन को पता चले कि क्या मामलात हैं, वो सामने आने चाहिए। 2 खिलाड़ियों का बता दें, शुएब अख्तर और मोहम्मद यूसुफ। इनके करियर आप कह रहे हैं कि वकारुन उसकी वजह से छोटे हो गए, वरना लंबे हो सकते थे, क्या वजह क्या थी? नहीं देखिए, इनकी वजह से नहीं, ये तो खैर मेरी ओपिनियन है। उनका हाँ, अपना ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन बताएं। बिल्कुल उन्होंने खुद भी कहा। हाँ जी, देखिए ये प्लेयर रज़ाक भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, शुएब भाई हैं, शुएब अख्तर, ये चल सकते थे। आपसे पूछने का मकसद सिर्फ यही है कि आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो जो बातें आपके सामने हुई हम सिर्फ वो पूछ रहे हैं। जावेद मियांदाद के मुतालिक उनका कहना यह है कि वो उन्हें कोचिंग नहीं करवाई थी उन्होंने पहले टेस्ट से पहले, जब उनका पहला टेस्ट था शाहिद अफरीदी का, और कहते थे कि उनके बैटिंग स्टाइल से जावेद मियांदाद को नफरत थी। तो क्या ये मुमकिन है कि एक कोच जो है वो प्रैक्टिस ना करवाए किसी खिलाड़ी को जिसने मैच खेलना हो? देखिए बहुत कम होता है, और इसमें अभी भी होता है, जो नई मैच खेल रहे होते वो क्या नाम है प्रैक्टिस भी नहीं करते। मेरा डेब्यू हुआ था तो मुझे प्रैक्टिस नहीं मिली थी, लेकिन सडनली राशिद भाई को इंजरी होगी, रात को नेक में उनकी प्रॉब्लम हुई, तो सुबह मैं मैच खेल गया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा क्या नाम है पहला टूर था, उस वक्त भी मुझे इतनी बैटिंग दी नहीं जाती थी, लेकिन मैं अपने तौर पे एज ए प्रोफेशनल मैं मेहनत करता था। अभी भी जो लड़कों को नहीं खेलते वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, खुद से करते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती है, अभी तक चलती हैं। लेकिन ये है कि जावेद भाई के साथ मैं एक टर्न्योर रहा हूँ, जो बांग्लादेश सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त तो मैंने देखा था उन्होंने सबको प्रैक्टिस करवाई थी। मैं भी उसमें था, जूनियर था, सबसे जूनियर था, तो मुझे प्रैक्टिस उन्होंने खुद करवाई थी, खुद बताया था। एज ए कोच मेरे ख्याल से उन्होंने सबको ओब्लाइज किया। जब शायद भाई ये बात कर रहे हैं उस वक्त हम लोग टीम का क्या दूर तक नहीं थे हाँ, टीम के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। जावेद भाई और शायद भाई ने जैसे कहा वो खुद बेहतर बता सकते हैं। अच्छा कामरान, अब हंसना नहीं है, आपने जवाब देना है, लेकिन उमर अकमल की बात नहीं कर रहा, एज वाली उम्र की बात कर रहा हूँ। शाहिद अफरीदी की उम्र जो है वो क्रिकेट रिकॉर्ड में वो तकरीबन 39 साल के हैं। उनकी किताब के रिकॉर्ड्स को पढ़ें तो वो 45 साल के हो जाते हैं। कल उन्होंने जब अपनी बुक लॉन्च की तो जो उन्होंने साल बताया 1977, उसके हिसाब से वो तकरीबन 40 से ज़्यादा के हो जाते हैं। तो उम्र क्या लगता है, शाहिद अफरीदी के साथ आपने लंबा अरसा खेला है, शाहिद अफरीदी की उम्र क्या है जो वो बता रहे हैं, या कुछ और ही मामला है? क्योंकि उनका कहना और बहुत सारे और लोगों का भी कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट में उम्र तो ऊपर नीचे होती रहती है। देखें, ये तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ था जब शाहिद भाई ने ये बताया था अपनी एज का। और इसमें देखें ऐसे फिर हमारी जो जूनियर टीमें हैं ना, अंडर 15, अंडर 19, जब आईसीसी खेलने जाएगी तो फिर उस वक्त भी डाउट्स आएंगे इन लड़कों के। तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए। मेरे जितने लड़के हैं हमारे बैच के या शायद भाई, उन्होंने अगर बताया तो मेरे ख्याल से या उस वक्त बता देते, अपनी एज सही करवा लेते, तो इतना इशू नहीं बनना था। अभी मीडिया पे इतना आ गया, फिर मेरे ख्याल से आईसीसी सोच रही है उस रिकॉर्ड के मतलब कि उस वक्त एज ये थी, किताब में ये आई है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से शायद भाई को थोड़ी सी, मैं कहता हूँ कि मिस्टेक कर गए हैं।
लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो एज थी वही चलती रहने देते। मेरे ख्याल से ये किताब वैसे ही इतनी फेमस हो जानी थी और एज का नाम भी बताते जो इस किताब में आया है, तो ये चीज़ें देखने वाली थी। मेरे ख्याल से ये उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो लोग मान गए हैं कि गलती हुई है। मेरे ख्याल से गलती हो सकती है, हर किसी से हुई है। यूनुस खान के खिलाफ बगावत हुई थी, ऐसा शाहिद अफरीदी का कहना है। उन्होंने नाम लिए बगैर पाकिस्तान के एक साबिक अजीम बल्लेबाज की तरफ इशारा किया है। क्या आप भी उस टीम का हिस्सा थे? क्या वाकई यूनुस खान के खिलाफ कोई बगावत हुई थी, और जो बगावत कर रहा था वो कौन था? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, बगावत किसी ने नहीं की थी। मैं एक बात बताऊं, ये मीडिया जो भी कहता है ना, जो रिपोर्ट आती है, तो मैं हंसता हूं किसी टाइम। उन्होंने सिर्फ ये बात की थी कि एज ए कप्तान जो उनको डिसीजन लेने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो करें, और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा मेरे ख्याल से सख्त रवैया ना रखे टीम के लड़कों के साथ। सिर्फ ये बात हुई थी, बाकी किसी को इशू नहीं था कैप्टनसी पे। वो सारे खेलना चाहते थे, खुश भी थे। हम लोग जीते हुए थे T20 वर्ल्ड कप। ऐसा कैसे हो सकता है कप्तान वर्ल्ड कप जीता हो और लड़के उस कप्तान के खिलाफ हो जाए? ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सारा गलत है। बात है वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ अहम सीरीज़ की, और पाकिस्तान आज पहला T20 मैच खेलेगा इंग्लिश टीम के खिलाफ। कितना आपको यकीन है कि आज के मैच में शाहीन जो हैं, क्योंकि जो T20 है उसमें तो पाकिस्तान जो है बहुत बेहतर रिकॉर्ड्स रखती है और बड़ी मजबूत टीम है, तो आज का मैच हम जीत सकते हैं? इंशाल्लाह, क्यों नहीं जीत सकते। नंबर 1 हम लोग टीम है इस वक्त T20 की, और एबिलिटी भी है टीम में। और एक कमी थोड़ी सी होगी मिडल ऑर्डर में, जैसे शुएब मलिक अनफॉर्चुनेटली है नहीं, उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि इस टीम के पास इतना कुछ है कि वो जीत सकती है। इंग्लैंड टीम को पहले भी हराया हुआ है, और एक अच्छी टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले कोई सीरीज़ खेल ले तो बड़ा फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्फिडेंस आएगा, पाकिस्तान ये T20 जीते, फिर वनडे सीरीज़ जीते, इसका पता मेरे ख्याल से उस वक्त ही जब मैच शुरू होगा पता चलेगा। लेकिन ये है कि बाबर आजम, फ़खर और हसन अली, इन पर बड़ा डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान टीम कहाँ स्टैंड कर रही है, और परफॉर्मेंस देनी भी चाहिए बाकी लड़कों को भी। लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल से डिपेंड करेंगे इन 3 लड़कों पे, और इस मैच जीतने की वजह से आगे जो वनडे सीरीज़ है फिर वर्ल्ड कप है, उस पर अच्छा कॉन्फिडेंस होगा टीम का। अच्छा, आपने बिल्कुल कहा कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान एक बड़ी टीम से टकरा रहा है, और अगर वहाँ पे जीतता है तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा। कितने चांसेस हैं? T20 तो एक है, लेकिन वनडे सीरीज़ क्योंकि वर्ल्ड कप भी 50 ओवर का है, वनडे सीरीज़ कितनी अहमियत की हामिल है, और हमें जीतने के लिए जो है वो कितना उससे जाना पड़ेगा ताकि जीतें और वर्ल्ड कप में मोमेंटम पकड़ें? देखिए शुएब भाई, ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम पिछले 4 मैंने बताया ना, बल्कि 2011 में एक सीरीज़ हम लोग इन न्यूजीलैंड जीते हुए हैं 2011 वर्ल्ड कप से पहले। उसका देखिए हम लोगों को फ़ायदा कितना हुआ था, सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर गए हम लोग। वो भी अनफॉर्चुनेटली हम लोग जीतने वाला मैच था, जीत नहीं सके। थोड़ी हम लोग और ज़्यादा फोकस या मेहनत करते तो वो भी जीत जाते। लेकिन ये है कि बड़ा ज़रूरी है, जीते कुछ नहीं हुआ हम लोग, और सिर्फ वाइस चैम्पियंस ट्रॉफी के अच्छी टीम के खिलाफ कोई सीरीज़ नहीं जीते हुए। एक्सपेरिमेंट कर के हम लोगों ने टीम का क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत नीचे ले आए हैं। तो वर्ल्ड कप से पहले अगर ये पाकिस्तान अल्लाह करे जीते 3-2 हो, पाकिस्तान जीतता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल पहला हदफ होगा, वहाँ तक ईजीली पहुँच जाएगा। अगर लूज़ कर गए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन ये है कि ऑन द डे आपको पता ही है कि पाकिस्तान कैसे परफॉर्मेंस देता है। जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी में एकदम से उन्होंने पीक पकड़ी या मोमेंटम पकड़ा, तो फिर हर टीम को उन्होंने बेस्ट टीम को पीछे छोड़ दिया। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से काउंट करेगी, पॉजिटिव माइंड और अच्छी प्लानिंग। और पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग है, अगर उसको रिवर्स स्विंग मिल गई जल्दी, तो पाकिस्तान टीम जीत सकती है ये सीरीज़। वर्ल्ड कप में भी यही है, चैम्पियंस ट्रॉफी में भी आप देखें कि रिवर्स स्विंग मिली है पाकिस्तान टीम को, हसन अली ने उड़ा के रख दिया सारी टीमों को। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करेंगी पाकिस्तान टीम के लिए। कामरान, बड़ा मसला हो रहा है फास्ट बॉलर को लेके, आमिर को इंडक्ट करना है, और ऐसे में जुनैद खान की वहाँ परफॉर्मेंस भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऑल्दो कि आमिर ने भी एक ही प्रैक्टिस मैच में भी परफॉर्म किया था, उसमें भी जो गालिबन एक ही विकेट ली थी। तो अब बातें हो रही हैं कि आमिर को वर्ल्ड कप में जो है वो इंडक्ट कर दिया जाए और जुनैद को वहाँ से स्क्वाड से बाहर कर दिया जाए। तो क्या समझते हैं, आमिर की इंडक्शन इतनी ज़रूरी है या जुनैद हमारे लिए ज़्यादा कारगर होंगे?
देखिए आमिर को तो मैं समझता हूँ मैच विनर बॉलर्स है। उसने प्रेशर वाले मैच में, बड़े मैच में, जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखें कि उसने जैसे फाइनल में बॉलिंग की, अगर वो आउट ना करता तो मैं आपको बताऊं जैसी पिच थी वो चेस कर जाना था इंडिया ने, लेकिन उसके स्पेल ऊपर से जल्दी आउट किए हैं उन्होंने, तीनों धवन, रोहित और कोहली को आउट किया। तो मेरे ख्याल से वो मैच विनर तो है। 2 से 3 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं होती तो साइड लाइन कर देना, फिर 3 साल से उस पर इन्वेस्टमेंट करनी, एक मेजर टूर्नामेंट जो हमारा आईसीसी वर्ल्ड कप है, अगर उस टीम से वो बाहर हो जाए तो मेरे ख्याल से उसको खुद को बड़ा अफसोस होगा और टीम का ही मोराल नीचे आ जाता है। तो मेरी ओपिनियन है आमिर को भी होना चाहिए और मैं इस हक में था कि उस्मान शनवारी और वहाब रियाज को भी होना चाहिए। अब उस्मान शनवारी को भी पिछले 2-3 साल से कैरी करते आ रहे हैं तो एकदम से बाहर निकाल दिया, उसकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं है। एक नए लड़के को एक टूर्नामेंट खिला के आप ले आएंगे तो टीम प्रॉब्लम करेगी, स्ट्रगल होगी टीम में, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ें पिछले 4-5 साल से करते हुए आ रहे हैं तो ये टीम का हाल हुआ। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। बैटिंग ऑर्डर जिसका एक है उसको उसी नंबर पे खिलाएं। हफीज़ को ओपन है तो ओपनर ही खिलाएं, आप क्यों नीचे लेके आए? नीचे क्या आपके पास मिडल ऑर्डर ख़त्म हो गए हैं? ये चीज़ें बड़ी गलत हुई हैं पाकिस्तान टीम के साथ जिसने भी की हैं। तो यही वजह है कि आप वर्ल्ड कप से पहले आप सारा कुछ चेंज कर देंगे। जो लड़के जो खेल रहे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस नीचे आएगा, यार हम लोगों के साथ भी ऐसे हो सकता है कि सडनली हम लोगों को बाहर कर देंगे 2 मैचों में ना हुआ, तो ये प्रेशर रहेगा लड़कों पे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे जुनेद हो, चाहे वो मोहम्मद हसन हो जो नया लड़का आया, या फ़हीम अशरफ हो। मेरे ख्याल से जिसकी परफॉर्मेंस है, जिसको तैयार किया गया कि वर्ल्ड कप के लिए, उसी पे ही फोकस करना चाहिए था, ना कि आप एक पीएसएल का टूर्नामेंट अच्छा खेल लें, 3-4 छिक्के मार लें, एक आधा स्पेल कर दें तो वो टीम में आ जाए। तो ये नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके चलेंगे परफॉर्मर को, फिर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, फिर आपकी सिलेक्शन भी बेहतर होगी, फिर वो परफॉर्मेंस भी लड़का देगा। चले, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये कामरान अकमल थे जो बात कर रहे थे, शाहिद अफरीदी हो या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस हो। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हसन अली मौजूद होंगे। कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक। अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली से जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी एक्शन दिखाने को बेताब है और आज पाकिस्तान का जो वाहिद T20 इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा उसमें भी परफॉर्मेंस, बल्कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने के लिए पूरा अज़्म है। वेलकम करेंगे हसन अली और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि आज के मैच के लिए क्या तैयारियां हैं। पहला T20 आज खेला जाएगा, टीम तैयार है मैच जीतने के लिए? बिल्कुल, देखें लड़के बहुत कॉन्फिडेंस हैं, वो बिल्कुल कंडीशन को यूज़ टू हो रहे हैं और बिल्कुल जिस तरह की कंडीशन है वहाँ की हम ट्राई कर रहे हैं कि उस तरीके से प्रैक्टिस की जाए और उस तरीके से खुद को रखा जाए। और यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी है, लेकिन यह है कि यहाँ पे बिल्कुल बॉलर्स को हेल्प मिलती है, तो जो बॉलर्स हैं इवन के बैट्समैन जो है वो भी उसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हसन, माजी की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ आपने 5 मैचेस खेलकर 11 विकेटें जो हैं वो हासिल कर रखी हैं, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है। इंग्लिश बैट्समैन आपका सामना करने से घबराते हैं, कितना फ़ायदा होगा आपको आज के मैच में, वनडे सीरीज में, फिर वर्ल्ड कप में? देखें बिल्कुल यहाँ पे जब मेरा पहला टूर था वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और बिल्कुल ऑब्वियसली अगर वो प्रेशर में है तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसी प्रेशर को मेंटेन रखूँ और अगर 11 विकेट हैं तो उनको कोशिश करूँगा कि 12 करूँ या 13 करूँ। हसन, पाकिस्तान टीम के लिए ऐसे बॉलर्स की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को जो बैटिंग भी कर सकें और आप कुछ मौके पर अच्छी बैटिंग का ट्रेलर भी दिखा चुके हैं। क्या हसन अली हमें एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर आज के मैच में, वनडे सीरीज में और वर्ल्ड कप में नजर आएगा? तो देखें नेट्स में बहुत प्रैक्टिस हो रही है और बिल्कुल वो मेरी टीम मुझ पर रिलाई कर रही है कि मैं बैटिंग में भी रन्स कर सकता हूं। तो इंशाल्लाह जहां पे भी मेरी ज़रूरत होगी, चाहे बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, जहां पे भी ज़रूरत होगी, मैं इंशाल्लाह अपनी टीम के लिए खड़ा हूँ और कोशिश करूँगा अपना 100% देने की। कोशिश आप करेंगे 100% देने की। पाकिस्तान टीम में टारगेट टू टारगेट चल रही है हसन, या फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज तस्वुर कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि सबकी नजरें हैं इस सीरीज पर? सीरीज़ नहीं देख रहे क्योंकि ये हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये सीरीज़ जीते हैं तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ हम जाएंगे वर्ल्ड कप में और तो हमें वर्ल्ड कप में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि
सीरीज़ है और वर्ल्ड कप है, तो आई थिंक हमारे लिए सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड कप तो है ही इम्पोर्टेंट। हसन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम अभी रिसेंटली एक सीरीज़ हारे हैं। आप समेत कई अहम खिलाड़ी उस सीरीज़ में नहीं थे, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ हम पूरी ताकत से उतर रहे हैं। हमारी तमाम स्ट्रेंथ जो है, शादाब के साथ एक अनफॉर्चुनेटली वाकया हो गया, बाकी सब हैं। तो पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर सकता है इंग्लैंड के खिलाफ पूरी ताकत से जब उतरेगा मैदान में? आई थिंक वो सीरीज़ में जो मेन प्लेयर्स नहीं थे, 6 से 7 प्लेयर्स नहीं थे, उसकी रीज़न थी क्योंकि हम लोग बहुत देर से क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमें एक मेंटली चाहिए था, रेस्ट चाहिए था, और बॉडी भी हमारी जो है वो भी रेस्ट मांग रही थी। आई थिंक वो मैनेजमेंट ने और जिस तरह सेलेक्टर्स ने मिलकर ये प्लान बनाया था, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा था हमारे लिए। और बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, वर्ल्ड कप से पहले और फिर वर्ल्ड कप है, तो लड़कों की बॉडी भी फ्रेश है और मेंटली भी फ्रेश है और बहुत अच्छा खुद को फील कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा फील तो आप कर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम जो है होम कंडीशंस में आसान हरीफ साबित नहीं होती। पाकिस्तान के जीत के कितने इम्कानात हैं अगर आप ईमानदारी से मुआवजा करें दोनों टीमों का? देखिए, हमारी टीम बैलेंस टीम है, हमारे पास पेसर अच्छे हैं, हमारे पास बैटिंग बहुत अच्छी है, और द बेस्ट थिंग इसके तमाम लड़के जो हैं वो फॉर्म में हैं, तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है कि हमारी जो टीम है उसका कम्बिनेशन बड़ा बैलेंस है। बहरहाल हसन, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ हो या वर्ल्ड कप, इंग्लिश कंडीशंस में फास्ट बॉलर्स का किरदार अहम होगा या स्पिनर्स का, क्या समझते हैं आप? फास्ट बॉलर बिल्कुल ऑब्वियसली फास्ट बॉलर यहाँ पे हेल्पफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो है वो सूट करती है फास्ट बॉलर को। और जहाँ तक स्पिनर्स का बात रहा, हाँ स्पिनर्स भी अपना रोल अदा कर सकता है अपनी कंटेन बॉलिंग के साथ। हसन, शादाब जो हैं वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि वो आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, पूरी टीम को मिस कर रहे हैं। आप कितना मिस कर रहे हैं शादाब को? वो आपके साथ नहीं है, जाहिर है बीमारी की वजह से उन्हें वतन वापस लौटना पड़ा, तो कितना मिस कर रहे हैं? आपके दोस्त हैं, मोराल बुलंद करते रहते हैं, उनका रब्ता है उनसे? बिल्कुल बहुत मिस कर रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लैंड में हमारी बहुत सारी यादें यहाँ पे हैं, चैम्पियन ट्रॉफीज़ की हैं, और बिल्कुल मिस कर रहा हूँ। जब भी बाहर निकलता हूँ होटल से और वो साथ नहीं होता तो मिस करता हूँ, और ऑब्वियसली ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, और अब जहाँ पे अल्लाह की मर्ज़ी है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अब वही मैं पूछ रहा था, क्या रब्ता होता है उनसे रोज़ाना की बुनियाद पे ताकि उनका मॉरल जो है वो हाई हो और वो जल्द से जल्द पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो भी मेरा बड़ा अच्छा, मैं उसका बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, और हम डेली बात करते हैं एक दूसरे के साथ, और बिल्कुल मिस करूँगा, क्यों नहीं, वो इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। चलें जी, वर्ल्ड कप के मुतालिक भी बता दें कि क्या पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने की कैपेबल है? कितने इम्कानात हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यूके में वर्ल्ड चैंपियन का जो एजाज़ है वो भी हासिल कर लेगी? देखिए, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम है, और मेन थिंग के लड़के बहुत कॉन्फिडेंस है, और हर कोई चाहता है कि परफॉर्मेंस देना, क्योंकि ये मेगा इवेंट है और बहुत सारे प्लेयर्स का ये पहला इवेंट होगा। ऑलमोस्ट सब प्लेयर्स का ये पहला इवेंट ही होगा, तो सारे लड़के जो हैं वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। दे आर वेरी हंग्री। भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मैच होना है, और हमेशा ही जब जब ये मैच होता है सबकी नज़रें इस पर होती हैं। आप लोगों ने भारत को हराकर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी। फाइनल में क्या जीत थी जो पाकिस्तान कभी भी नहीं भूलेगा। अब वर्ल्ड कप में क्या पाकिस्तान भारत को पहली मरतबा शिकस्त दे सकेगा? क्योंकि ऑलमोस्ट वही स्क्वाड है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को हराया था। बिल्कुल, देखें, नो डाउट कि हमने उनको चैंपियन ट्रॉफी में हराया, और हमारे इंडिया के साथ मैच नहीं है, हमारे और भी 8 मैच हैं, और हम मैच बाय मैच जाएंगे। और रही पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, बिल्कुल हम सब जानते हैं कि ये बहुत बड़ा मैच होता है, और जो नहीं भी मैच देखता वो भी ये मैच देखता है, और इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी है, और हमारा प्रेशर भी उनके ऊपर है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन प्रेशर को मेंटेन रखें और वर्ल्ड कप में मैच जीते उनसे। हसन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया नहीं बाकी टीमें भी हैं, तो बाकी टीमों की बात कर लेते हैं। मॉर्गन होंगे वहाँ पे, विलियमसन होंगे, वार्नर होंगे, स्मिथ होंगे, हाशिम आमला जैसे खिलाड़ी भी होंगे, तो किन बैट्समैनों को विकेट लेना, किन बैट्समैनों की विकेट लेना आपका ड्रीम है, टारगेट है? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे टॉप प्लेयर्स हैं, हर टीम में टॉप प्लेयर्स हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो भी टॉप प्लेयर्स हैं उनको आउट करूं एज ए यंगस्टर, और मेरा पहला वर्ल्ड कप है, और एज ए यंगस्टर आपके एक ड्रीम्स होते हैं, आपके एक विशेस होती है कि आप मेंस प्लेयर्स को आउट करें, और ऐसा कोई ख़ास टारगेट नहीं है मेरे लिए। सारे बैट्समैन एक जैसे हैं, और डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में टीम को विकेट चाहिए, और वहाँ पे क्या मार के विकेट्स देता हूँ टीम को कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नो डाउट जिसने अपने नाम लिए बहुत बड़े स्टार्स हैं, और बिल्कुल अगर मैं आउट करूँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलें हसन, ये भी बता दें कि वर्ल्ड कप है, क्योंकि मेगा इवेंट है, तो अगर मोहम्मद आमिर, ऑल्दो के टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, वो मतलब यकीन है उनको कि मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप में इंडक्ट हो जाएंगे,
अगर मोहम्मद आमिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अच्छा परफॉर्म ना कर सके और वर्ल्ड कप तक ना जा सके तो सारा फास्ट बॉलिंग का बोझ जो है वो आप पर होगा। क्या इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं? आई थिंक अगर प्रेशर मेरे पे ऊपर भी है तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ऊपर प्रेशर है और टीम इस पर रिलाई कर ली है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही टीम में बॉलर हूँ, और भी बहुत सारे बॉलर हैं। हसनैन है, फ़हीम है, शहीन है, दे ऑल वेरी टैलेंटेड बॉलर्स। और अगर हाँ बिल्कुल आमिर भाई बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और अगर बिल्कुल हम उनको मिस करेंगे जिस तरह उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी में यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसें हैं, जिस तरह सर्विस है उनकी। चलें, बहुत शुक्रिया हसन। आपको यकीनी तौर पे मैच भी खेलना है, आप मैच खेलें, पाकिस्तान को जितवाएं, हम आपके लिए दुआ गो हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी की, जहां पर एक नया भूचाल भी आ चुका है लेकिन तब्दीली भी आ चुकी है। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की, जहां पर एक तब्दीली हुई। उस तब्दीली के बाद जो है वो एक भूचाल सा आ गया। भूचाल इसलिए आ गया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक सेक्रेटरी कहें, मौजूदा सेक्रेटरी कहें, थोड़ा सा इबाहम है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर ने कल एक स्टेटमेंट दी। उनका कहना यह था कि शहबाज सीनियर अब फुल टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करके ओलंपियन आसिफ बाजवा, जो पहले भी फेडरेशन के सेक्रेटरी रहे हैं, उनको चार्ज दे दिया गया है और वो मंडे यानी कि कल अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। जिसके बाद आज शहबाज सीनियर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उनका कहना था कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मैंने जब इस्तीफ़ा नहीं दिया तो मैं कैसे ओहदे से हट गया। ये सब जो है वो सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। इन दोनों साहिबान का क्या कहना है पहले वो सुनिए, फिर बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नामजद सेक्रेटरी आसिफ बाजवा हमारे साथ होंगे। आसिफ बाजवा साहब, आपको वेलकम करेंगे स्टूडियो में, और टेलीफोन के जरिए आप हमसे कनेक्ट हैं। जानना ये चाहेंगे कि अभी आपने चार्ज कल संभालना है, लेकिन उससे पहले ही एक तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की गई है शहबाज सीनियर की जानिब से। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट, उनका कहना है कि इस्तीफ़ा मेरे पास है और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। क्या कहेंगे? देखें, बिटवीन टू बिग्स, शहबाज और ब्रिगेडियर साहब का बड़ा अच्छा आपस में रिलेशन है, बड़े अच्छे तल्फात हैं, और वो शहबाज उनको अपना वालिद की जगह समझता है और वो भी उनको अपने बेटे की तरह समझते हैं। मेरा ख्याल है ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह हुई है कि शायद शहबाज ये समझ रहे हैं कि उन्होंने फौरी इस्तीफा, ये जो आजकल में इस्तीफा दिया है, इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं दिया, लेकिन इस्तीफा दे चुके थे शहबाज, और ब्रिगेडियर साहब ने, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इनको काम जारी रखने के लिए कहा था। तो मेरा ख्याल है कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हैं जिसपे अब ब्रिगेडियर साहब ने ये समझा है कि फेडरेशन में तब्दीली नागुज़ीर है, तो उस वजह से उन्होंने उनका इस्तीफा जो दिया हुआ था शहबाज ने पहले, उसको एक्सेप्ट किया है, और उसकी एक्सेप्टेंस के बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे उन्होंने, मेरी कॉन्सेंट के बाद उन्होंने मुझे जो है वो अपॉइंट किया है। तो ये चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है अच्छे तरीके से हल हो जाएंगी। शहबाज की पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत हैं, उसने एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है। ब्रिगेडियर जो अब हमारे प्रेसिडेंट हैं खालिद सज्जाद खोखर साहब, उन्होंने भी हॉकी को बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया है। बिल्कुल तनाज़ात से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं कि आप पहले भी सेक्रेटरी रहे हैं, और जब आपका टेन्योर ख़त्म हुआ था तो पाकिस्तान टीम 12वें नंबर पे थी, लेकिन शायद भूल गए हैं एक मेडल टैली भी थी। अगर आप वो रिकॉल करवाएं कि क्या क्या जो अचीवमेंट्स थी वो आपके अंडर पाकिस्तान को रही थी, और क्या वो तमाम की तमाम अचीवमेंट्स दोबारा पाकिस्तान को मिल सकती हैं? देखें शोएब, बात यह है कि जब मैंने हॉकी का चार्ज लिया था तो हमारी टीम 9वें नंबर पे थी, और जब मैंने चार्ज छोड़ा था तो हम 7वें नंबर पे थे, और हमने 5वीं पोजीशन को टच किया था अपने टेन्योर में। मैंने 4 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मेरे दौर में हुई हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो हम जीते हैं, एशिया कप का फाइनल खेले हैं, और 20 साल बाद हमने एशियन गेम्स का टाइटल जीता। 20 साल बाद 1990 के बाद 2010 में हमने एशियन गेम्स का टाइटल जीता। उसके बाद पाकिस्तान ने 2 चैंपियंस ट्रॉफी खेली, एक में ब्रॉन्ज मेडल लिया और एक में सिल्वर मेडल लिया। तो और हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं था, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे वो वर्ल्ड कप हो, जिसमें हमने क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि आज हम क्वालिफाई करने की पोजीशन में भी नहीं है। हमारे बड़े इवेंट जो है वो हमारी दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। लास्ट में बस ये बता दीजिएगा कि इतना कुछ आपने करना है, जो आप माजी में कर चुके हैं, आप दोबारा करना है, लेकिन ये सब पैसे से होगा, और पैसा फेडरेशन के पास नहीं है, हुकूमत फंड्स दे नहीं रही, तो क्या ये मुमकिन होगा, या कुछ अरसे बाद जब अकाउंट में कुछ पैसे ही नहीं होंगे तो आप सर पीट रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गया, फंड है नहीं, कैसे हॉकी को आगे लेके जाऊंगा?
देखें, सबसे पहले तो आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आप क्रेडिबल लोग आएंगे फेडरेशन में तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे कि इन लोगों, ये वो लोग हैं जिन्होंने काम किया है और जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी को बेहतर किया है, तो वो पैसे भी आ जाएंगे। ये क्रेडिबिलिटी जो खत्म हुई है पाकिस्तान हॉकी की और फेडरेशन की, इसको बहाल करना ही मेरा टारगेट है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट भी और हमारी सूबाई हुकूमतें भी पाकिस्तान की हॉकी को दिल खोल के फंड देंगी और इसकी तरक्की में दिन रात हमारे साथ शाना बशाना चलेंगी। और इंशाल्लाह ताला ये जो टारगेट्स हैं जो पाकिस्तान, देखें इस मुल्क में अगर किसी जेन्युइनली अगर किसी गेम पे फख्र किया जा सकता है तो वो पाकिस्तान हॉकी पे किया जा सकता है, जिसने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, 3 ओलंपिक मेडल जीते हैं, 5 से ज्यादा एशियन गेम जीती हैं, एशिया कप जीते हैं। जितने मेडल पाकिस्तान की हॉकी ने जीत के दिए हैं इस मुल्क को, वो किसी और गेम के सबके भी इकट्ठे कर लें तो शायद वो नहीं उसका मुकाबला कर सकते। सिर्फ बात यह है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाला कॉन्सेप्ट जब आएगा, जब लोग आपके साथ इंगेज होंगे, लोग आपके साथ सिंसियरिटी से काम करेंगे, तो आप ये टारगेट अचीव करेंगे। और इंशाल्लाह शायद मैं आपको दावा करके बताता हूँ कि आपको आने वाले 4-5 महीनों में पाकिस्तान हॉकी में एक वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी कि किस तरह लोग इसके साथ इंगेज हो रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी होना शुरू हो गई। चलें जी, बहुत शुक्रिया, विशु गुड लक। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि पाकिस्तान का हॉकी जो है वो अपना खोया हुआ सुनहरा दौर दोबारा से वापस हासिल कर ले, दोबारा से हम मेडल्स जीतें, दोबारा से हम वर्ल्ड कप, ओलंपिक जैसे इवेंट्स में खेलते हुए नजर आएँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आने वाले प्रोग्राम्स में क्रिकेट समेत दीगर खेलों पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।